नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा हो रही है। अगले महीने पेपर 2 की परीक्षा है, जिसमें मैं आपके सामने फिजिक्स पेपर 2 का एक मैराथन कैलाश की सीरीज पूरी लेकर उपस्थित होता रहता हूं और आज भी मैं सेट नंबर 4 लेकर उपस्थित हूं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 ऑलरेडी लोड है। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर फिजिक्स पेपर 2 स्टेट 2024 का एक प्लेलिस्ट का एक बुक बना है, उसमें आपको सारे सेट्स मिल जाएंगे, या फिर आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का एक क्लिप मिल जाएगा। तो फिजिक्स पेपर 2 के महामैराथन क्लास को एक बार जरूर देखें। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है आपके सामने। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए चाहे जिनको उनकी ज़रूरत है। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन बाय ट्रायोड द इनपुट सिग्नल इज टू बी अप्लाइड बिटवीन। यानी जो ट्रायोड द्वारा वोल्टेज प्रबंधन हेतु निवेशित सिग्नल किसके मध्य लगाया जाना चाहिए। तो जो ट्रायोड द्वारा वोल्टेज प्रबंधन हेतु निवेशित सिग्नल इसके मध्य लगाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स भी थोड़ी लिखी है जिससे आपको उत्तर समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो कहता है कि ट्रायोड द्वारा वोल्टेज प्रबंधन निवेशित सिग्नल ग्रिड तथा कैथोड के बीच आरोपित होता है। यानी ग्रिड तथा कैथोड के बीच। तो ऑप्शन ए प्लेट तथा कैथोड कहता है, ये प्लेट तथा ग्रिड कहता है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये कैथोड तथा तत्व कहता है, ये भी नहीं है। ग्रिड तथा कैथोड, ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड एंड कैथोड। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए यंग्स डुअल सिल्ट द फ्रिंज विड्थ वेल। एक दोहरे यंग सिल्ट समक्ष एक पतला पारदर्शी शीट रखी गई है, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए देखिए, चूंकि फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है इसका ये फॉर्मूला होता है, अतः जो पारदर्शी सिल्ट स्थिर रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसकी चौड़ाई से यहाँ फॉर्मूले में कोई लेना देना है नहीं, तो इस वजह से ये रिमेन इन द सेम, एक समान रहेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर mm विल बी। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, यानी कि जो आर त्रिज्या वाली वर्षा की बूंद का सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो इसे सीधे एक फॉर्मूला से सीमांत वेग v बराबर 2r²g/9 माइनस इंटू रो। तो ये फॉर्मूला से जब आप हल करते हैं तो हल करने पर ये वैल्यू सामने आती है। ये जो वैल्यू है v = 1.2r² इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट ये मान भी याद रख सकते हैं क्योंकि परीक्षा के समय बहुत नज़दीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने चाहिए और उसके वैल्यूज़ को देखना चाहिए। तो v = 1.2r² इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल लेते हैं। Current is zero when the stationary voltage is maximum. Connected in the circuit could be। यदि एक प्रत्यावर्ती धारा वाली श्रृंखलाबद्ध परिपथ में तत्कालिक धारा शून्य रहती है, जब तत्कालिक वोल्टेज अधिकतम होता है तो परिपथ में किस प्रकार का यंत्र जुड़ा है। यानी उसका कहना है तो परिपथ में जो यंत्र है वो किस प्रकार का जुड़ा है जब तत्कालिक वोल्टेज जो होता है वो अधिकतम होता है। तो चलिए उत्तर की तलाश करते हैं। तो कहता है कि शुद्ध इंडक्टर परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 फेज पीछे होती है। तो जब ये ऐसा होता है तो शुद्ध प्रेरण यानी कि प्योर इंडक्टर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ विल बी तरंगदैर्घ्य विल बी, यानी क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की विश्राम द्रव्यमान क्या होगी। तो फोटोन वाला का जो विश्राम यानी विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन, यानी जो उष्मा गति का प्रथम नियम आधारित है वो किस पर आधारित है। तो दोस्तों पता होनी चाहिए, उष्मा गति का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
ये 2 ऑप्शन इधर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट इज, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा। एक डायमेंशन आपसे जरूर स्टेट में पूछा जाता है, तो डायमेंशन के लिए आप कुछ डायमेंशंस इंपॉर्टेंस याद कर सकते हैं या फिर उसके बनाने के तरीके सीख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल वेक्टर्स ऑफ ए क्यूब, एक घन के निकाय के विकर्णों के मध्य का कोण होता है 120 डिग्री होता है। एक घन के निकाय के विकर्णों के मध्य का कोण 120 डिग्री होता है। अगला सवाल लेते हैं। एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स प्रोड्यूस, एक दोनों सिरों से खुले ऑर्गन पाइप उत्पन्न करता है। तो जो ऑर्गन पाइप होता है वो दोनों सिरे से जो खुला होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द मैक्सिमम टेंशन इज इट्स स्ट्रिंग विल बी, तो एक सरल दोलक का कोणीय आयाम उसके संबद्ध तार में अधिकतम तनाव क्या हो। तो जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो mg इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर 0, तो mg 1 प्लस थीटा स्क्वायर 0, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल में बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, एक कुंडली की स्वप्रकृत्व को मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है, एंडरसन ब्रिज का जो सिद्धांत था उसके द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी एक कुंडली के स्वप्रकृत्व को मापा जाता है एंडरसन सेतु से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन द रेजोनेंस कंडीशंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट द पावर फैक्टर इज, तो एक श्रृंखलाबद्ध LCR परिपथ के अनुनाद व्यवस्था का पावर फैक्टर यानी ऊर्जा घटक क्या होता है, तो इसका पावर घटक 1 होता है, ऑप्शन सी। यानी एक LCR सीरीज का जो सर्किट पावर होता है वो पावर फैक्टर 1 होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करता है क्योंकि धातु की जो डिटेल्स है यहाँ पर उसके द्वारा ढूंढते हैं क्या कहना चाह रहा है कि धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी धातु की सतह पर जब प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर ए कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश क्वांटीकृत हो जाता है। नहीं, एक न्यूनतम तरंगदैर्घ्य नहीं, ये भी नहीं होगा। धातु की सतह पर आंशिक रूप से प्रकाशित होने पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन का सतह से उत्सर्जन संभव है, बिल्कुल संभव है, ऑप्शन सी। अगला सवाल लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रतिरोधी विभव निर्भर करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रतिरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव आपतित आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। अगला सवाल लेते हैं। इन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स इंटरनल एनर्जी विल, तो एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपरित किया जाता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आदर्श गैस को स्थिर ताप पर आप कंप्रेस्ड करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आंतरिक ऊर्जा होगा वो समान रहेगी, यानी कि एक समान रहेगी। कारण यह है कि जो आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो जब आप उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, दबाव डालते हैं, तो वो उस पर निर्भर ही नहीं करती है, तो फिर वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। विस्कोसिटी इज ए ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेज विच एरिया अराइजेस ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी श्यानता गैसों में परिचालन की परिघटना है जो घटित होता है। तो जो श्यानता गैसों में परिचालन की परिघटना है जो घटित होता है, तो घटित होते किस तरह से घटित होता है, ऊर्जा के परिचालन से, संवेग के परिचालन से, द्रव्यमान के परिचालन से कि वेग के परिचालन से। तो संवेग के परिचालन से होता है, मोमेंटम से।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। इनमें से किसकी संपीड़कता न्यूनतम होगा, यानी किसे कंप्रेस करेंगे तो एकदम न्यूनतम अपनी स्थिति में आएगा? तो उस टंगस्टन, टंगस्टन, इसीलिए इसका फिलामेंट बनाया जाता था। पहले वाले जो इस टाइप के जो बल्ब आते थे उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन। तो एवोगाड्रो में की संख्या क्या होती है? तो 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या होती है। तो 1 लीटर गैस में एनटीपी प्रमुख संख्या, एक गैस के 1 मोल में अणुओं की कुल संख्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या, गैस के 1 मोल में अणुओं की कुल संख्या। चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 मोल ऑफ अ गैस। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, a parallel plate capacitor is connected to a battery. A metal sheet of negligible thickness is placed parallelly between the plates of the capacitor by doing so. एक समानांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाता है। नगण्य मोटाई वाली एक धातु की शीट चादर को संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाता है। ऐसा करने पर क्या होता है? तो ऐसा जब आप करते हैं तो जो दोनों धातु के दोनों प्लेट है, दोनों पृष्ठ है, उसके बराबर और विपरीत दिशा में आवेश उत्पन्न होता। यानी कि जब कोई समांतर प्लेट है, क्लियर है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ते हैं। जब हम इसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो नग्न मोटाई वाली एक धातु की शीट चादर संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो धातु के प्लेट के दोनों पृष्ठ पर बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, इट्स इज ए विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप एंड इस वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी। यदि ए टेलीस्कोप यानी दूरबीन की अभिदृश्यक लेंस की चौड़ाई हो तथा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हो तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? तो जो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग क्षमता होती है, विभेदन क्षमता होती है, वो A/1.22 होती है। A/1.22। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ एन LR सर्किट इज। LR परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है? तो वहां पर एक क्वेश्चन था LCR में 1 होता है, जबकि LR यहाँ पर LR सर्किट इज, एक LR परिपथ का पावर फैक्टर जो होता है वो होता है, LR परिपथ में जो फाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है तथा cos थीटा 0 होता है, यानी कि आंसर बी। तो LR परिपथ में आपको 0 होता है, जबकि LCR परिपथ में 1 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। विभिन्न विलयनों की प्रकाशीय घूर्णन ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभिन्न विलयनों का प्रकाशीय घूर्णन ज्ञात करने के लिए पोलारीमीटर का यूज किया जाता है। पोलारीमीटर, पैरोमीटर तो दूसरा चीज है, जॉन प्लेट, पोलारीमीटर, विभिन्न विलयनों का प्रकाशीय घूर्णन, पोलारीमीटर। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक तनी हुई डोरी में क्या है? एक तनी हुई डोरी में क्या होता है? तो सभी प्रकार की नादियां उत्पन्न हो जाती है, सम तथा विषम दोनों उत्पन्न होते हैं। व्हेन इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक आर प्रोड्यूस्ड। एक तने हुए डोरी में केवल ये नहीं, केवल सम केवल विषम नहीं होता, दोनों होते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टू मोलर द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता तथा मोलर ऊष्मा क्षमता का अनुपात होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता तथा मोलर ऊष्मा क्षमता का अनुपात क्या होता है? तो चलिए, इट्स यूनिवर्सल कांस्टेंट, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसके अनुभार पर निर्भर करते हैं, एक विमाहीन राशि। तो इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो
तो इसका इज ए डायमेंशनल क्वांटिटी, एक बीमाहीन राशि, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ कह रहा है कि बीमाहीन राशि होगी क्योंकि दोनों उष्माधारिता है, उष्माधारिता है इसलिए इसमें बीमा नहीं होती, बीमा लेस होती। नेक्स्ट सवाल है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव मे बी ऑब्टेन्ड थ्रू। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण हमें किसके माध्यम से मिलता है? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण हमें किसके माध्यम से मिलता है? तो ध्रुवन से प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का ज्ञान होता है, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन फिनोमेना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ नीचे डिटेल है कि ध्रुवन से प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का ज्ञान होता है, अर्थात ध्रुवन की क्रिया प्रायः अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। अगला सवाल है द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, विभव प्रवणता क्या है? तो विभव प्रवणता जो है वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो यहाँ लिखा है कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। अगला सवाल है दोस्तों निकोल प्रिज्म इज यूज्ड, तो जो निकोल प्रिज्म है वो कहाँ यूज्ड किए जाते हैं? तो निकोल प्रिज्म का प्रयोग ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न तथा उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी कि पोलराइज्ड लाइट को वर्णन करने के लिए, तो ओनली फॉर द एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगला सवाल मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस फ्रॉम एक्स रे ट्यूब डिपेंड्स ऑन। तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होता है एक्स रेज का? तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कुलीज नलिका के विभवांतर पर निर्भर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब, यानी मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे का तब प्रोड्यूस होगा, एक्सरे हमें सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य तब देगा जब उसका जो एक्सरे ट्यूब है वो किस पर निर्भर होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT - 2 A - 2, तो MLT - 2 A - 2, MLT - 2 A - 2, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ माइनस छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वी इन अ डायोड वाल्व द प्लेट करंट विल बी जीरो व्हेन। तो किसी डायोड वाल्व में का जो प्लेट है उसका करंट कब जीरो होगा? जब जीरो होगा तो क्या होगा कि प्लेट धारा शून्य होगी जब निरोधी विभव आरोपित होगा तथा निरोधी विभव ऋणात्मक होता है। तो जो विभव होगा, जो पोटेंशियल होगा वो स्लाइटली निगेटिव हो, तो द प्लेट पोटेंशियल इज स्लाइटली निगेटिव, जब निगेटिव हो जाएगा तब वो जीरो होगा, will be zero when slightly negative। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं which of the following is non conservative force। श्यान कौन सा इसमें असंरक्षित बल होता है? तो जो श्यान बल है, विस्कोस फोर्स है, वो एक असंरक्षित बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज मैक्सिमम फॉर। तो जो टेलीस्कोप होता है उसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो मैक्सिमम किस रे में होता है, किस किरण में होता है, किस लाइट में होता है? तो ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट। तो दूरदर्शी की रिजॉल्विंग क्षमता RP 2 म्यू साइन विथ बाय लेमडा, जहाँ म्यू माध्य का अपवर्तनांक है। तो लेमडा जहाँ की तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी रिजॉल्विंग क्षमता अधिक होगी। दोस्तों आप जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, और जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो जो लाल कलर है उसका वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसका जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो कम हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा ब्लू लाइट, ब्लू कलर में। ओके, रेड लाइट में तो ये इसमें तो पावर तो कम हो जाती है जबकि वेवलेंथ इसका बहुत ज़्यादा होता है, और इसका वेवलेंथ कम होता है जबकि पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो कहता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या है, अधिकतम पावर किस में आएगा? तो ब्लू, यानी बैगनी कलर जो वायलेट है तो वहाँ ब्लू ऑप्शन दिया हुआ है। तो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज इम्पेडेंस इज, प्रतिबाधा की बीमा बराबर प्रतिरोधक की बीमा। तो ML² T - T A - 2, ML² T - 2 A - 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नील टेम्परेचर डिफाइंस, नील ताप एंटी लौह चुंबकीय पदार्थ है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नील टेम्परेचर डिफाइंस एंटी मैग्नेटिक मटेरियल, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो नील टेम्परेचर को डिफाइन करता है, नील ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम, नियॉन, एच और एनी लेजर लाइट हैज वेवलेंथ ऑफ। तो एच और एनी का लेजर की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? 632.8 nm, 632.8 nm, यानी लाल रंग। देखिए लेजर स्लाइड जो बनाई जाती है वो रेड कलर की ही बनाई जाती है, क्योंकि जो रेड कलर है उसकी क्षमता कम होती है। यदि अगर हम वायलेट यानी कि बैगनी का लेजर बना दें तो जो लेजर लाइट होगा वो इतनी पावरफुल होगी, क्योंकि उसके अंदर क्षमता अधिक होती है, हर जगह छेद कर देगा। इसीलिए लेजर लाइट या तो रेड कलर होती है या फिर ग्रीन कलर होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज आई एट डिस्टेंस फॉर आर फ्रॉम सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो जो इंटेंसिटी है, जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, जो बेलनाकार स्रोत है, उसके लिए प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? तो जो बेलनाकार स्रोत है उसके लिए प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? तो उसके लिए प्रकाश की तीव्रता जो होती है 1I व्युत्क्रमानुपाती 1/r के। तो I 1/r के, 1/r के। तो यहाँ 1 छूट गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पॉइस इज इक्वल टू, एक पॉइस बराबर होता है 0.1 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पॉइस बराबर 0.1। अगला सवाल है, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच यूनिट इज सेक इज। तो सेक यानी समय का मात्रक है, तो 1 सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो सेक क्या है? समय का मात्रक है। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच यूनिट इज सेक, तो जो एक फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिकी व्यवस्था है, उसमें जो व्हिच यूनिट इज सेक, तो सेक का यूनिट क्या होगा? तो सेक क्या है? समय का मात्रक है, तो 1 सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। अगला सवाल, द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना विच कॉज विस्कोसिटी इन मीडियम इज। ऊर्जा का संचरण माध्यम में श्यानता का कारण। जो ऊर्जा चलती है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना विच कॉज विस्कोसिटी इन मीडियम, यानी कि जो श्यानता के कारण जो माध्यम बनता है उसके अंदर ऊर्जा का संचरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों ये आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही साथ उन लोगों को शेयर करें जो इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मैं एक सूचना दे दूं कि स्टेट की जो परीक्षा है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो कंपलसरी पेपर है आर्ट ऑफ टीचिंग, उसका भी वीडियो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के स्टेट 2024 को आप खोलेंगे तो आपको सारा आर्ट ऑफ टीचिंग का भी मैराथन क्लास मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।